कि आपने आगे चल के अपने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना है, ठीक है, इस तरीके से चलना है। तो जो आपने बीए में पढ़ी हुई है वो इंग्लिश बीए या हम 10+2 या हम प्राइमरी या प्ले वे से ही जो पढ़ते आ रहे हैं उसको छोड़ के अब आपको एज आ टीचर पढ़नी है, ठीक है। सिलेबस मैंने ग्रुप में डाल दिया है आप लोगों का, उसको एक बार देख लेना। 2 पेजेस का है, 4 यूनिट है आपकी, 100 मार्क्स का है जिसमें से 80 आपने एग्ज़ाम में से लेने हैं और 20 आपके टीचर के हाथ में है, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट। अब सबसे पहले जो इंग्लिश है इसमें आपका सिलेबस खोल रखा है अगर किसी बच्चे ने, तो ये देखो बेटा कि जो सबसे पहले दिया हुआ है वो आपसे यही पूछा गया है सिलेबस में भी कि इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो, यानी एक जो इंग्लिश है वो क्या है, ये सिर्फ एक नेशनल लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इंटरनेशनल की भी बात हो रही है। इंटरनेशनल क्यों है? क्योंकि इंग्लिश जो लैंग्वेज है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंडियन जो हम अपने इंटरनली काम करते हैं वो हमारे हिंदी या इंग्लिश में, चाहे हम वैसे होते तो जनरली इंग्लिश में ही है, बट चाहे जो मर्जी हम करें, बट अगर हम इंटरनेशनल की बात करते हैं या फिर आप कहीं वीज़ा लगवा के बाहर भी जाते हो या फिर कुछ भी करते हो तो आप किस में करोगे? इंग्लिश में, ठीक है। सो आज की जो हमारी क्लास है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि लैंग्वेज हम कैसे खुद लर्न करें और उसके मेथड्स को समझें कि हमें कैसे पढ़ाना है अपने स्टूडेंट्स को। उसके बाद आप उसका स्कोप भी जान जाओगे, कंसेप्ट भी जान जाओगे, नेचर भी जान जाओगे और उसका नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो या इम्पोर्टेंस या प्रोहिबिशंस क्या है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की। अब सबसे पहले आपको मीनिंग मैं एक बता देती हूँ। वैसे मैं बुक से एक आज आपको नोट्स नहीं लिख के दूँगी, सिर्फ एक बुक से शेयर करूँगी, एक डायग्राम बना हुआ है वो आपके ग्रुप में आ जाएगा। लैंग्वेज इज इक्वल टू लेटर्स प्लस अल्फ़ाबेट्स प्लस वर्ड्स प्लस सेंटेंसेस। लैंग्वेज का मतलब है आप लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के, समझ रहे हो ना, फिर उनका वर्ड्स बना के फिर उनका क्या बनाओगे? सेंटेंस। इट मीन्स बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ, जैसे S, B, H ये आपके क्या हो गए बेटे? अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, क्लियर सभी को? लेटर्स। इट मीन्स अगर हम उसमें H की प्रोनाउंसिएशन या C की प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं या फिर S को जोड़ के हम एक वर्ड बना देते हैं शो, यानी देखना हो गया, है ना। नेक्स्ट कोई भी बिग बना दिया, ये क्या आ गया आपका? वर्ड्स बन गया। और सेंटेंस की अगर हम बात करें, ही इज़ हिज बिग ब्रदर, ठीक है, या फिर स्मॉल, सी इज़ हिज स्मॉल सिस्टर। तो ये क्या हो गया? एक। अब यहाँ अब आप कहोगे कि मैम इस चीज़ की इंपॉर्टेंस क्या सेंटेंस की? इसकी इंपॉर्टेंस है बेटे कि जब आप अपना पेपर में अपना बनाओगे, ये एक ऐसा डायग्राम है कि जो आप इंग्लिश की टीचिंग ऑफ इंग्लिश के किसी भी क्वेश्चन के आंसर में अगर आपको याद आ रहा है, फ्री का है, डाल सकते हो। वर्ड्स का, अल्फ़ाबेट्स का सिंपल है, सेंटेंस है, क्लियर हो जाएगा। इवन जब आप टीचिंग ऑफ इंग्लिश का प्रैक्टिकल देने जाओगे, वहाँ भी जो आपके टीचर्स हैं वो अगर आपसे पूछते हैं टीचिंग ऑफ इंग्लिश के बारे में कि आप थोड़ा ऑरली बताओ हमें, आप अपने सब्जेक्ट के बारे में क्या नॉलेज रखते हो, तो आप बता दोगे। लेटर्स को जोड़ के हमारे क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं। वर्ड्स को जोड़ के हम सेंटेंसेस बनाते हैं। सेंटेंसेस क्यों बनाते हैं? क्योंकि अगर हम सिर्फ एल का मतलब, तो एल से क्या हमारे स्टूडेंट्स कुछ जान पाएंगे? नो। अगर हम एल के साथ बेटे कुछ और लिटिल भी जोड़ देते हैं तो भी क्या? छोटा, स्मॉल, क्या। लेकिन जब हम उस चीज़ को पूरी तरह से प्रोनाउंस करते हैं, वो कब करते हैं? जब हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, यानी सेंटेंस बनाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तब हम उसे प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्यों ज़रूरी है सेंटेंस? क्योंकि सामने वाले को प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए। जितने हमारे लेटर्स और वर्ड्स, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा क्या है? सेंटेंसेस। क्लियर सभी को? अच्छा, अब आप लोगों से एक पर्सनली चीज़ मुझे पूछनी थी। किसी भी स्टूडेंट को सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं बहुत बेसिक चीज़ पूछ रही हूँ बेटे। कई बार ऐसा है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, कई बार ऐसा होता है कि हिंदी आपको आती है उस चीज़ की और आप इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर पाते हो, समझ रहे हो। अगर ऐसी कोई किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है,
तो वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। अगर आप पर्सनली क्लास में नहीं आप अपने आप को बता सकते हो तो बेटे उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ नोट्स मेरे पास प्रोवाइडेड है सेंटेंसेस के भी यहाँ पे, क्योंकि स्पीकिंग का भी मेरा वो है अपना, तो उसमें आप लोगों को मैं डाल के दे सकती हूँ कि मतलब बहुत शॉर्ट तरीके से ना, बस एक पेज के सेंटेंसेस है, अगर आप उनको माइंड में रखोगे ना, चाहे आप जो मर्जी फिर इंग्लिश में सोच हिंदी में सोच लेना, बट ट्रांसलेट आराम से कर दोगे उनको। सिंपल है, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर के, ठीक है। और बस वो 3 ही सेंटेंस हैं, आपने ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, एक ही टेबल बनाई हुई है मैंने, उसी टेबल के बिहाफ पे आपको सारा समझ में आ जाएगा प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर का। मतलब 15 डेज भी अगर आप प्रिपरेशन थोड़ा सा पढ़ लोगे लेक्चर्स के साथ साथ, तो आपको जो सेंटेंस बनाने वाली प्रॉब्लम होती है ना स्टूडेंट्स को, वो आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अब आपके मीनिंग की हम, कोई बच्चा कुछ बोल रहा था, शिवांगी आप कुछ बोल रहे थे बेटे? ओके, मैं बोल रही थी कि आप शेयर कर देना। अच्छा, ठीक है ओके। जो इंग्लिश वर्ड है, हाँ, जो इंग्लिश वर्ड है लैंग्वेज सीम्स टू हैव बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, आप लिख भी सकते हो इसको। लिंग्वा विच इम्प्लाइज टंग, लिंग्वा को लैटिन में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं टंग। लैंग्वेज का जो शॉर्ट टर्म है वो क्या है? लिंग्वा। और लिंग्वा का मतलब होता है आपकी टंग, टंग मीन्स जीभ, जिसको आप बोलने में, अपनी बातें, अपने सेंटेंस दोहराने में या किसी से कम्युनिकेट करने में यूज़ करते हो। क्लियर सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एक और वर्ड का दिया हुआ है, ये भी मैं आप लोगों को डाल देती हूँ। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो बेटे आप डेफिनेशन में से कोई ऑक्सफोर्ड, क्योंकि सारा वेस्टर्न है तो आप ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की डाल सकते हो, ठीक है। कोई दो डेफिनेशन आप डाल सकते हो इसमें, क्योंकि जब आप 16 मार्क्स का जो आपका आंसर बनेगा पेपर का इंग्लिश का, तो बेटे उसमें आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 16 मार्क्स में आपने सिनेरियो की भी चाहे बात पूछे आपसे, आपने इंट्रोडक्शन भी देनी है, आपने कंसेप्ट भी समझाना है, आपने मीनिंग भी देना है और आपने डेफिनेशंस भी देनी है। और डेफिनेशंस में आपको अच्छी तरह से पता है कि जो बेटे डेफिनेशंस होती हैं उनका क्या है कि वो हम अपने पास से कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो डेफिनेशंस हमें जैसी ही बुक में मिली हुई होती है, हमें एज ही रिटर्न करनी पड़ती है, उसके वर्ड्स को हम चेंज नहीं कर सकते और हम उसको इन्वर्टेड कोमा में बंद रख, ठीक है। जैसे लैंग्वेज इज स्पेसिफिक, आप ये वाली याद कर सकते हो ड्वाइट बोलिनर की, बिल्कुल एक लाइन की, लैंग्वेज इज स्पेसिफिक। एक ये होगी आपकी, लिख भी सकते हो चाहे। एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा है वर्ड्स एंड द मेथड्स ऑफ कॉम्बाइनिंग देम फॉर द एक्सपेंशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, कि जो हम वर्ड्स और लेटर्स का जो एक कॉम्बो रेडी करते हैं वो किस चीज़ के काम आता है? हमारे अपने आप को एक्सप्रेस करने के काम, अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। क्लियर सभी को? मनु, कोमल, शीतल, नेहा, समृति, आशु, वंदना, हाँ बेटे किसी को कोई डाउट है? कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो समझ नहीं आ रही हो? आप मेरे को बता सकते हो, है ना। काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस में आज तो बस यही कराऊंगी, काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस ना, ज़्यादा नहीं। हिस्टोरिकल बेसिस, जोग्राफिकल बेसिस, एक्सपेरिमेंटल और ऑर्गेनेटर ऑफ लैंग्वेज। जैसे कि नाम से भी आप लोगों को क्लियर हो रहा है, बुक से नहीं आपको करा रही हो। सिंपल याद रखो, हिस्टोरिकल बेसिस यानी अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारी हिस्ट्री हमें किस लैंग्वेज में मिली है बताइए? जो हमारा बैकग्राउंड है, जो हमारी हिस्ट्री है, वो हमें क्या हिंदी लैंग्वेज में मिली है? नो। हमें ज़्यादातर जो, अगर हम सनातन धर्म से स्टार्ट करते हैं, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं बेटे, जो सबसे ओल्ड है वो हमें संस्कृत लैंग्वेज से मिला है। यानी आपको भी पता है सभी को, हमारी भागवत गीता है, हमारे रामायण है, हमारे वेद हैं, हमारे शास्त्र हैं, सारे किसमें उस टाइम की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? संस्कृत लैंग्वेज थी। क्लियर? उसके बाद जैसे मोहम्मडन ईरा बढ़ा है, उसके बाद किसमें मिले हैं हमें? उर्दू में। ठीक है, ये आपके जीके के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन है, इसलिए आप ये मत समझाया करो क्लास में कोई भी बच्चा कि मतलब ये हमारे काम की चीज़ें नहीं है, क्योंकि आपके टीचर्स जो भी पढ़ाते हैं बेटे वो आप सब कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल ही होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ाते टाइम टीचर के माइंड में भी सरस्वती ही विराजमान होती है। ठीक है,
अगर 100% कोई टीचर आपको देता है, ये बात आप सच जान लेना। अगर वो चीज़ वो जो टीचर आपको एक्सप्लेन कर रहा है, अगर आज के लिए नहीं तो कल के लिए, कल के नहीं परसों के लिए, वो आपको काम ज़रूर आने वाली है किसी ना किसी उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, जोग्राफिकल बेसिस और एक्सपेरिमेंटल। अब उर्दू के बाद फिर हमारी लैंग्वेज, उस टाइम उर्दू और हिंदी, कुछ कुछ बंगाली का भी रोल था, ठीक है। लेकिन जब हमारा ईरा आया ब्रिटिशर्स का, समझ रहे हो ना, बिल्कुल कहीं आपको ना इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने के लिए बेटे मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि आप पॉइंट टू पॉइंट इंट्रोडक्शन लिखो, या फिर कहीं पीएचडी करने के लिए जाओ तो वहाँ से आप इंग्लिश में आप कल को एमए करो, तो उन सब चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी। आपको इंग्लिश लिटरेचर का बैक कहाँ से उठ के आया है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एक्सपेरिमेंटल है, क्या जोग्राफिकल है और क्या हिस्टोरिकल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी ही चाहिए। सबसे बात, अगर हम हिस्ट्री की आपको समझ आ गया होगा किस टाइम में उर्दू थी, किस टाइम में संस्कृत थी, और उर्दू के साथ साथ हमारी हिंदी लैंग्वेज का डेवलपमेंट था। अब जब ब्रिटिशर्स की बारी आई है 1947 से पहले, उसके बाद भी हमारी इंग्लिश ही रही इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो क्या हुआ, उन्होंने जो वेस्टर्न है, वेस्टर्न कल्चर को हम तभी जाने, वेस्टर्न लिटरेचर हमने तभी पढ़ा है ना, उसमें सारा कुछ आप विलियम्स शेक्सपियर से लेके विलियम वर्ड्स तक, ये सारे राइटर्स जो हमने पढ़े, इवन पोइटर्स हैं, राइटर्स हैं, ये सारे ड्रामेटिस्ट हैं, ये सारे हमने कहाँ से लिए हैं, ये हमें इंग्लिश लिटरेचर यानी वेस्टर्न कंट्रीज से मिले हैं, ब्रिटिशर्स से मिले हैं। ये हमारे इंग्लिश लैंग्वेज की क्या है, हिस्ट्री है। ओके, किसी को कोई डाउट?